हाँ जी, नमस्कार। कैसे सब लोग? चलिए, उम्मीद होगी सभी साथी अच्छे होंगे। चलिए, इसके पहली क्लास में हमने शुरुआत कर दी थी अपनी मध्यकालीन भारत की, और 2 क्लासें इसकी हमारी हो चुकी हैं। और दोनों में हमने बात किया सबसे पहले कि भारत में किस तरीके से अरबों ने आक्रमण किया, क्या वजह थी आक्रमण की। उसके बाद हमने बात की तुर्कों की। तुर्कों में सबसे पहले किसने आक्रमण किया, और अरबों में। तो चलिए, ये सब बातें हमने पहली क्लास में कर चुके थे। जो भी थोड़ा बहुत रिवीजन होगा बीच बीच में करते रहेंगे। और आज हमें बात करने वाले हैं हम तुर्कों में महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी की बात करने वाले हैं, जिसका शासन 998 से 1030 ईस्वी तक, 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और यह 1000 ईस्वी से भारत में आक्रमण करना शुरू करता है, और 1027 तक में 17 बार आक्रमण भारत के ऊपर करता है। तो चलिए, आज इसके आक्रमण की बात करने वाले हैं, कितने आक्रमण इसने किए। तो सबसे पहले इसकी 2 उपाधि होती हैं, यामीन उल दोहा, यामीन उल दोहा, यामीन उल अल्लाह। ये 2 इसकी उपाधि होती हैं। चलिए, अभी उपाधि लिख देंगे बाद में, लेकिन आप लोग समझिएगा। यामीन उल दौला, ये पहली उपाधि इसकी 2 मिलती हैं। इसने सुल्तान की भी उपाधि धारण की थी, मोहम्मद गजनवी ने। सुल्तान हमने आपको बताया था, जो खलीफा से सनद प्राप्त करके शासन लागू करता है, शासन सत्ता पे विश्वास करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सुल्तान। और बादशाह जो खलीफा की सल्तनत पे विश्वास नहीं करता है, जो खलीफा के ऊपर नहीं विश्वास करता है, जो स्वयं का मालिक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बादशाह बोलते हैं। और उस इसी में हमने बात की थी। चलिए, अब बात करते हैं गजनवी की। तो गजनवी की सबसे पहली उपाधि, 2 इसकी उपाधियां मिलती हैं, यामीन उल दौला, यामीन उल अल्लाह। इसकी 2 उपाधियां हैं। एक इसकी सुल्तान ने भी इसकी उपाधि, सुल्तान की उपाधि भी इसने धारण की थी। यह पहला सुल्तान था जिसने, यह पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। उसके बाद गजनवी पहला आक्रमण अपना 1000 ईस्वी में शुरू करता है। सबसे पहला आक्रमण यह पेशावर पे करता है, जहाँ का शासक अब्दुल फतेह दाऊद होता है, उसको पराजित कर देता है। उसके बाद यह 1001 में, 1000 पहला आक्रमण 1000 ईस्वी से प्रारंभ किया। उसके बाद 1001 में जयपाल के ऊपर आक्रमण करता है। पंजाब के हिंदू वंश के शासक थे जयपाल, जो हमने आपको बताया था कि जिसने सुबुक्तगिन की हत्या की थी 997-98 में, जो दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। सुबुक्तगिन गजनवी का पिता था, और गजनवी ने अपने भाई की हत्या करके, बड़े भाई इस्माइल की हत्या करके पद पे बैठा था। कौन? महमूद गजनवी। उसके बाद यह जयपाल को पराजित कर देता है। जयपाल आत्मग्लान के कारण आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद जो मुस्लिम इतिहासकार होते हैं, वो जयपाल को ईश्वर का शत्रु बताते हैं, ऐसा कहा जाता है। तीसरा आक्रमण यह गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में करता है। वहाँ का शासक वाजिरा होता है, उसको भी यह पराजित कर देता है। 5वां आक्रमण यह मुल्तान के ऊपर करता है, और वहाँ का शासक दाऊद होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका जो चौथा आक्रमण था मुल्तान के ऊपर, जो दाऊद था वहाँ का शासक, उसने गजनवी की सेना को रास्ता देने से मना किया था, इसलिए उसके ऊपर आक्रमण किया। और इसी के साथ साथ उसने पंजाब के भटिंडा पर भी आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने। 5वां आक्रमण इसका औहिंद मुल्तान पर होता है। किसके ऊपर? औहिंद मुल्तान के ऊपर। सुखपाल शासक होता है वहाँ पर, ये जयपाल का नाती होता है सुखपाल, उसको भी पराजित कर देता है मोहम्मद गजनवी। तो चलिए, हर एक एक आक्रमण की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहली इसकी 2 उपाधियाँ जरूर लिखिएगा। पहली उपाधि है इसकी यामीन उल दौला, दूसरी है यामीन उल अल्लाह। ये 2 उपाधियां होती हैं। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला भी ये प्रथम शासक था मोहम्मद गजनवी। चलिए, उसके बाद बात करते हैं इसका प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी से प्रारंभ करता है। प्रथम आक्रमण कहाँ पे करता है? तो पेशावर पे करता है प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में। कब? 1000 ईस्वी में पेशावर के ऊपर आक्रमण कहाँ पे किया? पेशावर के ऊपर आक्रमण किया। और शासक यहाँ का अब्दुल फतेह दाऊद। पेशावर का शासक कौन था? अब्दुल फतेह दाऊद यहाँ का शासक होता है। अब्दुल फतेह दाऊद कहाँ का शासक? पेशावर के इसने पहला आक्रमण किया था। देखिए, 17 के 17 पता नहीं इंपॉर्टेंट है या नहीं, पूछे गए हैं या नहीं, लेकिन करेंगे कंप्लीट पूरे, क्योंकि मान लीजिए कहीं बीच से पूछ लिया जाता है तो फिर बीच में बैठ के तो वहाँ पे हमें पता चलेगा नहीं, तो इसलिए पूरे आक्रमण करने हैं। और
इसी पे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा यहीं से। यह प्रथम तुर्क आक्रांता था जिसने भारत पे कुल 17 बार आक्रमण किए। जिसने भारत पर 17 बार लिख लीजिएगा यहाँ पे, 17 बार आक्रमण किया। चलिए, हर एक चीज़ पहले बताएंगे, उसके बाद हम बोर्ड पे लिखेंगे भी हर एक चीज़ ना। तो चलिए, प्रथम आक्रमण पेशावर के ऊपर, दूसरा कहाँ पे करता है? पंजाब में जयपाल के ऊपर। क्यों? क्योंकि जयपाल ने सुबुक्तगीन की हत्या की थी। 997-98 के बीच जो युद्ध होता है जयपाल और सुबुक्तगीन के बीच, उसी में सुबुक्तगीन मारा जाता है। तो चलिए, दूसरा आक्रमण। 1001 ईस्वी में, पंजाब के ऊपर। शासक यहाँ का जयपाल होता है। शासक जयपाल, जयपाल पराजित हुआ। और आत्मग्लानि के कारण हत्या कर लेता है। अपनी हत्या स्वयं कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। सबसे पहले जयपाल ने खुद, हमने बात की थी पहली क्लास में, सबसे पहले जयपाल आक्रमण करता है सुबुक्तगीन के ऊपर 986 ईस्वी में और स्वयं पराजित होकर वापस आता है। उसके बाद वापस आने के बीच हमने आपको बताया था जयपाल और सुबुक्तगीन के बीच में संधि हो जाती है। संधि करके वापस आता है जयपाल पंजाब अपने उसमें। वापस आने के बाद ये क्या करता है, हमने आपको बताया था 3 गुट बनाता है, कालिंजर, अजमेर और दिल्ली, तीनों को मिला के गुट बनाता है। गुट बनाता ही है कि उस 987 ईस्वी में दोबारा पलट के आक्रमण कर देता है सुबुक्तगीन और तीनों को पराजित कर देता है। उसके बाद इसने लद्दामान और पेशावर में सबसे पहले अपना शासन स्थापित किया था सुबुक्तगीन ने। कब? 987 ईस्वी में युद्ध करने के पश्चात। उसके बाद 997-98 में एक फिर से युद्ध होता है जिसमें सुबुक्तगीन मारा जाता है। और उसके बाद आता है महमूद गजनवी। ये महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण है जयपाल के विरुद्ध और जयपाल इसमें पराजित होता है और इसको इतनी ज़्यादा आत्मग्लानि होती है कि ये आत्महत्या कर लेता है। जो मुस्लिम इतिहासकार होते हैं इसे ईश्वर का शत्रु कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुस्लिम इतिहासकार जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहते हैं। ईश्वर का शत्रु कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तीसरा आक्रमण गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में और शासक वहाँ का वाजीरा होता है। बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको करेंगे, बाकी आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं ये हो गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जयपाल का काम खत्म होता है। अब आएंगे इसके नाती और पुत्र। तो चलिए, तीसरा आक्रमण गुजरात के कच्छ के ऊपर। तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी में करता है ये, गुजरात के कच्छ के ऊपर। गुजरात के कच्छ के ऊपर शासक यहाँ का वाजीरा होता है। शासक वाजीरा को पराजित किया था। चौथा आक्रमण हमने आपको बताया कि केवल मात्र रास्ता न देने से मुल्तान के ऊपर आक्रमण करता है। शासक वहाँ का कौन होता है? दाऊद। और उसी के साथ साथ आप पंजाब के भटिंडा पर भी आक्रमण करता है और वहाँ पंजाब भटिंडा का शासक आनंदपाल होता है, जयपाल का पुत्र होता है आनंदपाल। चलिए, चौथा आक्रमण करिएगा। चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी।
मुल्तान के ऊपर। शासक यहाँ का दाऊद होता है, शासक दाऊद। रास्ता देने से मना किया था इसने, इसी कारण मुल्तान के ऊपर आक्रमण करता है गजनवी। और इसी आक्रमण के साथ साथ लिख लीजिएगा, पंजाब के भटिंडा पर भी आक्रमण करता है गजनवी। पंजाब के भटिंडा पर भी आक्रमण किया। और शासक यहाँ का होता है आनंदपाल, यहाँ का शासक आनंदपाल। चलिए जल्दी जल्दी नोट करते रहिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे रास्ता देने से मना का मतलब है गजनवी सेना को रास्ता देने से मना किया था इसने। चलिए पांचवा आक्रमण औहिंद मुल्तान के ऊपर होता है, एक मुल्तान का ही क्षेत्र होता है औहिंद, वहाँ पे आक्रमण करता है। वहाँ पे जो शासक होता है, वहाँ पर शासक इसी जयपाल का नाती होता है, जयपाल का नाती शासक करता है सुखपाल। वहाँ पे औहिंद मुल्तान के ऊपर आक्रमण करता है और सुखपाल को पराजित कर देता है। और सुखपाल से बोलता है कि आप इस्लाम धर्म कबूल करेंगे या मरने के लिए तैयार रहिए। तो भाई बोलते हैं इस्लाम धर्म हम कबूल कर लेंगे, और इसको नौसा शाह की उपाधि देता है महमूद गजनवी। तो चलिए पांचवा आक्रमण इंपॉर्टेंट है। औहिंद मुल्तान के ऊपर करता है ये पांचवा आक्रमण, याद रखिएगा। और 1007 ईस्वी में, कब? 1007 ईस्वी में औहिंद मुल्तान के ऊपर। औहिंद मुल्तान के ऊपर शासक यहाँ का होता है सुखपाल, जयपाल का नाती सुखपाल। शासक कौन होता है? सुखपाल। और सुखपाल पराजित हो जाता है और इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है। चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, सुखपाल पराजित हुआ। सुखपाल पराजित हुआ और इस्लाम धर्म कबूल किया। और इसने अपने आप को, सुखपाल ने अपने आप को नौसा शाह की उपाधि दी। किसकी? नौसा शाह की। चलिए छठा आक्रमण इसका 1008 ईस्वी में होता है। नागरकोट इधर नेपाल का एक हिंदू साम्राज्य होता है, और मूर्ति धारा विचारधारा से या गजनवी की सबसे बड़ी जीत होती है मूर्ति विचारधारा पर। गजनवी की 1008 ईस्वी में छठा आक्रमण करता है ये। जब उसके बाद 1009 ईस्वी में ये सातवां आक्रमण अपना करता है। तो चलिए पहले छठा करेंगे, इसको जल्दी से करिएगा, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए छठा आक्रमण नागरकोट नेपाल में। नेपाल कहाँ पे है? तो भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। और सबसे नेपाल का यदि पूछा जाता है सबसे नवीनतम संविधान कहाँ का है, तो नेपाल का है। हमने शायद एक दिन क्लास की थी तो हमने उसमें बात किया था इसके बारे में। तो चलिए छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में गुजरात के नागरकोट के ऊपर करता है। और नागरकोट विजय को मूर्ति विचारधारा पर सबसे बड़ी विजय कहते हैं इसके मोहम्मद गजनवी की। और 1008 ईस्वी में ये नारायणपुर को जीतता है। सॉरी, सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी में करके यह नारायणपुर को जीतता है। उसके बाद दसवां आक्रमण या 1012 या 11 में शायद करता है। उसके बाद 12वां आक्रमण इसका इंपॉर्टेंट होगा। 11वां तो उतना नहीं, लेकिन 12वां जरूर होगा। कन्नौज और मथुरा के ऊपर आक्रमण करता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये कंप्लीट किया होगा। आगे बात करते हैं।
छठा आक्रमण गुजरात नागरकोट। चलिए, पांचवें आक्रमण में शासक कौन होता है भाई? सुखपाल, जयपाल का नाती होता है। और नागरकोट का आक्रमण, छठा, नागरकोट का शासन जो शासक होता है आनंदपाल, पुत्र होता है जयपाल का। छठा आक्रमण किसके विरुद्ध होता है? तो नागरकोट नेपाल पर 1008 ईस्वी में। कब? 1008 ईस्वी में। तो यहाँ का शासक लिख लीजिएगा आनंदपाल। यहाँ का शासक आनंदपाल होता है। चलिए, मूर्तिवादी विचारधारा पे या इसकी सबसे बड़ी विजय थी नागरकोट की विजय। चलिए, मूर्तिवादी विचारधारा पर, क्योंकि जब इसने आनंदपाल को पराजित किया था उसके बाद वहाँ पे जो मंदिर थे सबको तोड़वाना शुरू कर दिया इसने वहाँ से। तो इसी धारा से जो मूर्तियों के लोग जो पूजा करते थे उनको तोड़वा दिया। तो मूर्तिवादी विचारधारा पे सबसे बड़ी विजय महमूद गजनवी की नागरकोट विजय थी। तो लिखिएगा आनंदपाल को पराजित करके वहां के मंदिरों को तोड़वाया। नागरकोट विजय मूर्तिवादी विचारधारा पे सबसे बड़ी विजय थी। चलिए, सबसे बड़ी विजय थी। चलिए, सातवां आक्रमण नारायणपुर में करता है 1009 ईस्वी में। वहां पे भी हरा देता है उसको। चलिए, अब बात करते हैं सातवां आक्रमण नारायणपुर को जीतता है। और 10वां आक्रमण या पलट के फिर से मुल्तान के ऊपर 10वां आक्रमण करता है। कब? 1013 में। 1013 में यह 10वां आक्रमण फिर से किसके ऊपर करता है? सॉरी, 8वां आक्रमण ये करेगा 1010 ईस्वी में फिर से मुल्तान के ऊपर। और 7वां 1009 ईस्वी में नारायणपुर को जीतता है। तो चलिए, 7वां आक्रमण। 1009 ईस्वी में अलवर के नारायणपुर को जीतता है। उसके बाद 8वां आक्रमण पलट के फिर से मुल्तान के ऊपर होता है 1010 ईस्वी में। एक 1010 ईस्वी में फिर से मुल्तान के ऊपर नौवां आक्रमण यह 1011 ईस्वी में थानेश्वर हरियाणा के ऊपर करता है। चलिए, पहला आक्रमण मुल्तान पर क्यों किया था? तो पहला आक्रमण दाऊद शासक था, उसने जो गजनवी सेना थी उसको रास्ता देने से मना किया। तो पहला आक्रमण इसने मुल्तान पे किया था।
चलिए अब आज बात करते हैं नवे आक्रमण की। चलिए 1013 ईस्वी में थानेश्वर हरियाणा के ऊपर, थानेश्वर हरियाणा के ऊपर ये आक्रमण करता है। उसके बाद अरे एक मिनट यार, चलिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा जी। नवा आक्रमण थानेश्वर हरियाणा के ऊपर होता है। एक मिनट रुकिए जरा से यार, इस समय चलिए थानेश्वर हरियाणा के ऊपर नवा आक्रमण, 10वां आक्रमण करिएगा 1013 ईस्वी में, 1013 ईस्वी में नंदन दुर्ग नेपाल के ऊपर। कहां पर करता है? नंदन दुर्ग नेपाल पे। नंदन दुर्ग नेपाल पे या 1013 ईस्वी में इसका आक्रमण होता है, 10वां आक्रमण। और यहाँ पे शासक त्रिलोचन का पुत्र भीम होता है। त्रिलोचन का पुत्र भीम शासक, भीम का शासन होता है, शासक लिख लीजिएगा। चलिए एक मिनट रुकिएगा जरा सा। सॉरी, नंदन दुर्ग में आनंदपाल का पुत्र आनंदपाल का पुत्र त्रिलोचन पाल, त्रिलोचन पाल यहाँ का शासक होता है। सॉरी, नंदन दुर्ग नेपाल का। अभी त्रिलोचन का पुत्र आगे जब भीम आएगा तब ये कश्मीर पे आक्रमण करता है गजनवी, इसका 11वां आक्रमण। चलिए आगे बात करते हैं इसकी। 10 हो गए। चलिए अब बात करते हैं 11वां आक्रमण इसका। चलिए गिरहवा आक्रमण 1015 ईस्वी में कश्मीर के ऊपर, कहाँ पर? कश्मीर के ऊपर आक्रमण करता है और वहाँ का शासक लिख लीजिएगा, त्रिलोचन पाल का पुत्र होता है भीम। त्रिलोचन का पुत्र भीम, वहाँ का शासन कौन होता है? भीम। 12वां आक्रमण इंपॉर्टेंट है। 12वां आक्रमण मथुरा कन्नौज के ऊपर होता है और जो मुस्लिम
इसका एक कवि होता है उतबी, इतिहासकार उतबी होता है। उतबी भारत नहीं आता है। उतबी कहता है कि महमूद गजनवी ने जब कन्नौज और मथुरा पे आक्रमण किया तो महमूद उतबी कहता है कि महमूद एक ऐसा शहर देखता है जिसका वैभव स्वर्ग के समान होता है। शहर कौन सा था? मथुरा। जब मथुरा को गजनवी देखता है तो उतबी ने क्या लिखा कि महमूद एक ऐसा शहर देखता है जिसका वैभव स्वर्ग के समान होता है। तो शहर कौन सा होता है? मथुरा, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं 12वां आक्रमण। एक मिनट रुकिएगा जरा सा। चलिए 12वां आक्रमण 1018-19 में कहाँ पे? मथुरा कन्नौज में आक्रमण करता है। लेकिन इसके पहले एक कहानी कहते हैं कि जो यहाँ पे कन्नौज का शासक होता है राजपाल, कन्नौज का शासक राजपाल होता है, वह गजनवी की अधीनता पहले ही स्वीकार कर लेता है बिना लड़े हुए। तो इससे क्रोधित होकर कालिंजर के शासक विद्याधर होते हैं, वो आपस में गुट बनाते हैं और क्रोधित होकर राजपाल को मार देते हैं। उसके बाद गजनवी आक्रमण करता है मथुरा व कन्नौज के ऊपर। 1018 या 19 ईस्वी में मथुरा व कन्नौज के ऊपर आक्रमण। मथुरा व कन्नौज के ऊपर आक्रमण। और यहीं पे उतबी क्या कहता है कि महमूद गजनवी ने एक ऐसा शहर देखा जिसका वैभव स्वर्ग के समान था। तो वह मथुरा पे जब आक्रमण करता है तब यह ऐसा बोलता है। चलिए लिखिएगा। और यहाँ पे इसने पराजित किया था कालिंजर के शासक विद्याधर को पराजित करता है। सबसे पहले जब गजनवी आता है तो कन्नौज के शासक जो राजपाल, कन्नौज के शासक होते हैं राजपाल, वो बिना लड़े हुए उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं गजनवी की। इससे क्रोधित होकर ये जो विद्याधर होते हैं ये क्रोधित हो जाते हैं और ये गुट बना के कालिंजर, अजमेर और ये सब दिल्ली वगैरह का गुट बना के राजपाल को मार देते हैं। राजपाल को जब मार देते हैं वहाँ पे इनका शासक हो जाता है। उसके बाद गजनवी इनके ऊपर आक्रमण करता है और इनको पराजित कर देता है। कब? 1018 या 19 ईस्वी में इसका 12वां आक्रमण होता है मथुरा व कन्नौज के ऊपर। चलिए लिखिएगा एक पॉइंट और। उतबी लिखा हुआ है, ये मुस्लिम इतिहासकार उतबी ने। ऐसा शहर, शहर में मथुरा लिख लीजिएगा, जिसका वैभव स्वर्ग के समान था। स्वर्ग के समान था। चलिए कंप्लीट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसका 14वां आक्रमण। चलिए इसके बाद 13वां आक्रमण करता है ये 1020 ईस्वी में। और फिर से 14वां आक्रमण इसका फिर से कालिंजर के ऊपर होगा।
जिसके बाद ये आक्रमण करेगा कौन सा 14वां आक्रमण फिर से कालिंजर के ऊपर होगा। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे आप नोट करते रहिए। चलिए 13वां आक्रमण इसका बुंदेलखंड के किरात क्षेत्र के ऊपर होता है 1020 ईस्वी में। तेरहवां आक्रमण 1020 ईस्वी में बुंदेलखंड के किरात क्षेत्रों पे। किरात क्षेत्रों पर इसका आक्रमण होता है। 14वां आक्रमण फिर से कालिंजर के ऊपर होता है और शासक वहां का गोंडा। शासक का नाम भी भाई साहब अच्छा होता है। चलिए चलिए 14वां आक्रमण 1021 ईस्वी में ग्वालियर और कालिंजर के ऊपर फिर से आक्रमण। करता है और शासक यहाँ का होता है गोंडा। यहाँ का शासक गोंडा होता है। शासक कौन होता है? गोंडा। चलिए 15वां आक्रमण इसका 1024 ईस्वी में गुजरात के ऊपर होता है और राजस्थान के लोगार्द क्षेत्रों पे होता है इसका 15वां आक्रमण 124 ईस्वी में। और उसके बाद 16वां आक्रमण तो भाई साहब सबको पता है, बहुत ही फेमस आक्रमण होता है इसका। कहाँ? गुजरात में सोमनाथ मंदिर को जब लूटता है ये, और वहाँ के शासक होते हैं भीम। चालुक्य वंश के शासक होते हैं भीम प्रथम। सोमनाथ मंदिर को जब यह लूटता है। तो चलिए बात करते हैं 15वां आक्रमण की। पंद्रहवां आक्रमण इसका 1024 ईस्वी में जैसलमेर के लोगार्द क्षेत्रों में करता है और अहिलवाड़ा और लदमान नहीं होगा, चिकलोदर और अहिलवाड़ा, इन दो क्षेत्रों में, गुजरात के दो क्षेत्रों में आक्रमण करता है, प्लस जैसलमेर के लोगार्द क्षेत्र में भी आक्रमण करता है। लदमान और पेशावर पे सबसे पहले शासन किसने किया था? तो सुबुक्तगिर ने सबसे पहला अपना शासन सत्ता वहीं पे स्थापित किया था 1024 ईस्वी में जैसलमेर के लोगार्द क्षेत्रों में। लोगार्द क्षेत्रों में, इसकी टेंशन मत लीजिएगा, अभी एक दो बार में ये सारी चीज़ें तो नहीं आती हैं, हमको भी नहीं आती हैं, लेकिन जब दो तीन बार चीज़ें को रिवीजन होगा तो ऑटोमेटिक वो आने लगेंगी। तो टेंशन मत लीजिएगा, अगली जब क्लास होगी तो पहले 17 के 17 आक्रमण का रिवीजन होगा, ओरली लिखेंगे नहीं कुछ भी बोर्ड पे, है ना। तो जैसलमेर के लोगार्द क्षेत्रों में और गुजरात के प्लस जैसलमेर के लोगार्द क्षेत्रों के साथ साथ या गुजरात के दो क्षेत्रों में भी करता है, चिकलोदर और अहिलवाड़ा। चिकलोदर और अहिलवाड़ा। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं हम।
चलिए इसके बाद इसका 16वां आक्रमण, इसने गुजरात के जब 2 क्षेत्रों में आक्रमण किया, चिकलोदर और अहिलवाड़ा में। फिर यह सोमनाथ मंदिर के बारे में सुनता है कि वह बहुत सोने चांदी से जड़ा हुआ मंदिर है। वहाँ पे कहा जाता है कि शिवलिंग जो है ऊपर ऐसे टंगी होती थी, ज़मीन पे नहीं छूती थी, चारों तरफ से दीवारें वगैरह घड़ी होती थी, खड़ी घिरा हुआ था दीवारों से। उसके बाद बताते हैं कि जब यहाँ मोहम्मद गजनवी आता है उस समय भगवान शिव की पूजा अर्चना चल रही होती है और 50,000 आदमी उतने टाइम मंदिर में होता है। गजनवी आता है, सबको पता चलती है, हलचल मचती है, लेकिन किसी ने भी शस्त्र नहीं उठाए। शस्त्र उठाने के बजाय सब लोग मंदिर में पूजा अर्चना करने लगे, आरती करने लगे भगवान शिव की। बोले भोले बाबा रक्षा हमारी करेंगे ही। और जब गजनवी आता है तो वहाँ पे 50 के 50,000 लोगों को मौत के घाट उतरवा देता है। जो मूर्ति होती है भगवान शिव की शिवलिंग को वो अपने साथ लेकर जाता है और कहते हैं कि वहाँ पे उसने मस्जिद में सीढ़ियों पे तोड़वा के उसको लगवा दिया था पत्थर के तरीके से। यह सोमनाथ मंदिर की घटना होती है। उसके बाद सोमनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण सबसे पहले भीम प्रथम करवाते हैं 1026 ईस्वी में। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर जी करवाती हैं। उसके बाद 1950 में वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। चलिए जब उसके बाद अभी तो गजनवी ने तोड़ा, उसके बाद अभी औरंगजेब का जब फरमान आएगा वो भी इस मंदिरों को तोड़ता है 1718-69 की ईस्वी में। चलिए फिर से उसका पुनर्निर्माण कराया जाता है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। कौन सा आक्रमण 16वां आक्रमण होता है इसका? तो 2-3 क्वेश्चन बनेंगे हमारे। कौन से आक्रमण में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो 16वां आक्रमण होता है इसका 1025 ईस्वी में। कब? 1025 ईस्वी में। दस सौ पच्चीस ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटता है यह सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है इसका। यह सबसे प्रसिद्ध आक्रमण इसका होता है। और उसके बाद जब यह मंदिर को लूट लेता है, बहुत सोना चांदी इसको यहाँ से मिलता है। और जब ये सोना चांदी लेके जा रहा होता है तो एक जाट होती है गोखर के जाटों ने इसको रास्ते में इसके ऊपर बहुत लाठियाँ भांजी और इसका सोना इससे लूट लिया। मतलब चोर चोरी करके ले जा रहा और तुम चोर से ही चोरी करने पहुंच गए। फिर इसका अंतिम आक्रमण होता है 1027 ईस्वी में सिंध पर, और जो उसके जाटों पर होता है उनके ऊपर ये करता है। इसी कारण करता है क्योंकि जब यह सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहा होता है तो उसको बहुत परेशान करते हैं। तो ये सोना चांदी जो अपना ले जा रहा होता है वहाँ पर रख के फिर से वापस आता है और इसका अंतिम आक्रमण होता है 1027 ईस्वी में। और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण इसका 16वां आक्रमण कब? 1025 में सोमनाथ मंदिर माना जाता है। तो चलिए सबसे प्रसिद्ध आक्रमण इसका सोमनाथ मंदिर का होता है। 50,000 लोगों की हत्या की थी। पचास हजार लोगों की हत्या। चलिए अगर आपसे पूछा जाता है तो यहाँ का शासक भीम चालुक्य वंशी भीम प्रथम था। वहाँ पे उस समय शासक किसका था? तो लिखिएगा चालुक्य वंशी भीम प्रथम, यहाँ पे इसका शासक था। इसके बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सबसे पहले, यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो 1026 में ही भीम करवाते हैं। उसके बाद कुमारपाल 1156 के आसपास, और उसके बाद अहिल्याबाई होलकर, और उसके बाद वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो चलिए इन सब पॉइंटों को भी नोट करते हैं। चलिए 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण इसका। 50,000 लोगों को मौत के घाट उतारा था। हमने बताया आपको कि जब आया था तो सब लोग मंदिर में ही पूजा कर चुके थे और सब लोग क्या बोले कि भगवान शिव हमारी रक्षा करेंगे ही। और यह जब सोना लूट के जा रहा होता है तो गोखरों ने इसके ऊपर भाई खूब लठ भाजे थे, बहुत परेशान किया था इसको
जो ये सोना चांदी लेके जा रहा था इसको नहीं लेने जाने दिया, बहुत परेशान किया और इसका आधे से ज़्यादा सोना इससे लूट लिया, छुड़ा लिया। भाई हम चोरी करके ले जा रहे हैं, रास्ते में कोई उसी से लूट लिया ना, तो फिर इतना बड़ा चोर से आप चोरी कर रहे हैं, बताइए। 16वां आक्रमण कर रहा है भारत के ऊपर और आप इसी से चोरी करेंगे। तो बोलता है रुक जाओ, फिर से आता है 1027 ईस्वी में और ये जाटों के ऊपर ही आक्रमण करता है, इसका लास्ट आक्रमण। तो चलिए थोड़ा सोमनाथ मंदिर के बारे में बात करते हैं। इसका जो पुनर्निर्माण करवाया गया 1196 में कुमारपाल करवाते हैं, 1765 में अहिल्याबाई होलकर और उसके बाद वल्लभ भाई पटेल जी 1950। सोमनाथ मंदिर पहली बार भीमपाल, भीम प्रथम ने, जो कि चालुक्य वंशी इन्होंने पहली बार पुनः निर्माण करवाया। पुनः निर्माण करवाया किसका? सोमनाथ मंदिर का। उसके बाद 1196 ईस्वी में 1196 ईस्वी में कुमारपाल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था सोमनाथ मंदिर का। पुनर्निर्माण करवाया सोमनाथ मंदिर का। चलिए उसके बाद 1765 ईस्वी में अहिल्याबाई होलकर करवाती हैं, जब औरंगजेब अपना फरमान जारी करता है हिंदू मंदिरों को तोड़वाने के लिए। उसके बाद फिर लास्ट में वल्लभ भाई पटेल जी। होलकर ने औरंगजेब के बनारस फरमान के बाद औरंगजेब के बनारस फरमान के बाद इन्होंने अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और अंतिम पॉइंट लिखेंगे इसमें वल्लभ भाई पटेल जी ने। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? चलिए 1950 में वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनः निर्माण करवाया, इसका पुनः निर्माण करवाया। चलिए अब इसके बाद इसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंध प्लस जाटों के विरुद्ध होता है। जाटों के विरुद्ध क्यों आक्रमण करता है हमने आपको बताया। जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहा होता है तो जाटों ने इसको बहुत परेशान किया था। इसी के कारण इसने जाटों के खिलाफ मुल्तान में, सिंध मुल्तान सब उधर ही था, तो जाटों के विरुद्ध आक्रमण करता है। इसका 17वां आक्रमण लास्ट में। एक 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण
मुल्तान और जाटों के खिलाफ। मुल्तान के ऊपर करता है, प्लस ये जो जाट होते हैं ये सिंध के, सिंध के जाटों के ऊपर। चलिए, इसके बाद 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके दरबार में बहुत सारे इतिहासकार होते हैं, उनकी बात करते हैं, उनके ग्रंथों की बात करेंगे, लेकिन आज नहीं, आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हमारा, इतना 45 मिनट पता ही नहीं चला। चलिए, एक अंतिम पॉइंट इसमें लिखिएगा कि इरफान हबीब एक मुस्लिम इतिहासकार ही होते हैं। उनका कहना था कि मोहम्मद गजनवी का भारत में मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना नहीं, केवल इसका उद्देश्य था भारत में धन लूटना। तो लिख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, या फिर अगले दिन हम करेंगे। मोहम्मद गजनवी का भारत में उद्देश्य आक्रमण करने का केवल और केवल धन लूटना था। याद रखिएगा, सबसे पहली क्लास में हमने शुरू किया था कि तुर्कों ने कब आक्रमण किया, 10वीं शताब्दी में, और अरबों ने कब आक्रमण किया, 7वीं शताब्दी में। इन्होंने क्यों किया था हमने आपको बताया है ना, इनका उद्देश्य था केवल धन लूटना। और उसमें तो भैया तुर्कों में भी जयपाल ने आग अड़ाई और उधर दाहिर ने, और पूरा सत्यानाश करवा के रख दिया है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए, बहुत ही सरल भाषा में कुछ चीज़ें आज ज़्यादा लिखना था, इसीलिए, क्योंकि अगर पहले हर चीज़ बताएंगे उसके बाद फिर लिखेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसीलिए चीज़ें साथ में साथ बताते हुए और लिखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए, जो भी ना समझ में आया होगा आप कमेंट ज़रूर करिएगा। यदि आपके पास कोई नया पॉइंट है तो ज़रूर हमें बताइएगा। तो चलिए, इसी आशा विश्वास के साथ क्लास को आज से ही समाप्त करते हैं। मिलेंगे अपनी नई क्लास में, आगे पढ़ेंगे हम गौरी वंश। तो चलिए, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।